नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आपको बता दें आज का दिन अहम है यूपीए 2 सरकार के लिए, क्योंकि यूपीए 2 सरकार का आखिरी बजट वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया। ये चुनावी साल है, इसलिए ये बजट कांग्रेस और सरकार के लिए अहम हो जाता है। इस बजट में टैक्स में तो कुछ बदलाव नहीं हुए, हालांकि एक्साइज में जरूर कुछ कमी की गई, जिस वजह से कुछ चीजें आपको सस्ते दामों पर मिल पाएंगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बजट कांग्रेस को चुनाव जिता पाएगा। I'm happy to announce that government has accepted the principle of one rank, one pension for the defence forces. This decision will be implemented prospectively from the financial year 2014-15. सरकार ने लंबे समय से सेना में वन रैंक वन पेंशन लागू करने की मांग मान ली है। अंतरिम बजट में चिदम्बरम ने इसका ऐलान किया तो रक्षा मंत्री खास तौर से खुश दिखे। This decision will be implemented prospectively from the financial year. वन रैंक वन पेंशन लागू होने से सेना के 30 लाख रिटायर्ड फौजियों को फायदा होगा। इस योजना का लाभ उन्हीं फौजियों को मिलेगा जो छठे वेतन आयोग के लागू होने से पहले यानी 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में मोटरसाइकिल, कार और एसयूवी पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान करके ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारी राहत दी है। Small cars, motorcycles, scooters and commercial vehicles from 12% to 8%. SUVs from 30% to 24%. Large and mid-segment cars from 27 or 24% to 24 or 20%. इस ऐलान से छोटी से बड़ी गाड़ियां 5 से 50 हजार रूपए तक सस्ती हो सकती हैं, जबकि बाइक की कीमत भी 5,000 तक कम हो सकती है। अंतरिम बजट में आयकर छूट में कोई बदलाव नहीं करने की परंपरा रही है, जिसे चिदम्बरम ने भी निभाया है। भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए देसी मोबाइल सस्ते करने का भी ऐलान किया गया है। रोजमर्रा में काम आने वाली साबुन, तेल जैसी चीजें भी सस्ती हो सकती हैं। वैसे छात्र जिन्होंने 31 मार्च 2009 के पहले एजुकेशन लोन लिया था और अब तक लोन नहीं चुका पाए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। ऐसे छात्रों का 30 दिसंबर 2013 तक का ब्याज सरकार चुकाएगी और उन्हें 1 जनवरी 2014 से ब्याज देना होगा। इस ऐलान से 9 लाख छात्रों को फायदा होगा, जबकि सरकार के खजाने पर 2600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इस बजट से आम आदमी को क्या मिला। आम आदमी नई चीज़ें खरीदना चाहता है, जैसे गाड़ियाँ, स्कूटर, घर के लिए वस्तु, तो उसको थोड़ी सी राहत मिली है। एक्साइज के छूट में शायद उसके मंथली एक्सपेंसेस में थोड़ी सी कमी होगी। जो रिटायर्ड सैनिक है उसे कुछ फ़ायदा होगा। आप गाड़ी सस्ती होगी, जो कि मुझे लगता है कि आम आदमी के बिल्कुल आम आदमी के फ्रेमवर्क से वो दूर है। शायद अब ये सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी तो शायद कुछ उम्मीदें बनेगी, देश सुचारू रूप से चलेगा, पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक से बनेगा, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा, चीजें इंप्लीमेंट होंगी। राहत के नाम पर मिली जुली प्रतिक्रिया चिदम्बरम के बजट को मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या इस बजट से चुनाव जीत पाएगी कांग्रेस। चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी का जो है विश्वास नहीं जीत पाए हैं। चिदम्बरम जी ने अपनी एक अच्छा प्रोजेक्शन करा है, अपने आप को एक कामयाब वित्त मंत्री दिखाया है और बहुत कुछ कहा कि देखिए हमने ये कहा, ये करा, ये करेंगे, ये किया, तमाम लेखा जोखा प्रस्तुत हुआ है, लेकिन वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। चुनाव जीतने का सवाल नहीं उठता, एक थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन बहुत लेट हो गया और जब तक चुनाव आएंगे तब तक ये रिलीफ लोगों के पास होगा नहीं होगा। आम जनता जो है वो चाहती है उसके खाने पीने की चीज़ सस्ती हो जाए, उसके रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाए, वो चीज़ें कहीं दिखती नहीं सस्ती होती हुई। तो जनता के बीच इस बजट से क्या संदेश गया, और बड़ा सवाल ये कि चुनावी साल में ये जो बजट पेश किया गया है, क्या इस बजट की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको बता दें, आर.के. सिंह साहब, और उन्हीं से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आर.के. सिंह जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बजट में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को कम से कम इतना क्रेडिट तो देना होगा कि 10 साल की जो
उपलब्धियां थी उनको उन्होंने एक नटशेल में रखा और उन्होंने कहा कि हमने सरकार का घाटा जो है वो कम किया है। इसके अलावा रियायतें भी दी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती होंगी, 1 रैंक 1 पेंशन मान लिया गया। क्या लगता है आपको, क्या इस तरह का जो बजट पेश किया गया है ये कांग्रेस के लिए वोटों में तब्दील होगा? फाइनल है ना? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि आम आदमी को इस बजट से कोई विशेष लाभ होता नहीं दिखता है। इन्फ्लेशन जो कि फूड इन्फ्लेशन है, इनके खुद के आंकड़े के अनुसार 6% से ऊपर है और हम लोग जो रोजमर्रा में देखते हैं तो वो एक्चुअली अगर आप फूड और वेजिटेबल पर इन्फ्लेशन ले जो कि आम आदमी को इम्पैक्ट करती है तो ख्याल से वो 6.5% से अधिक ही है, 7-8% के आसपास होगा। आम आदमी को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ग्रोथ बिल्कुल स्टैग्नेंट है, ये भी एक्सेप्ट करते हैं। ग्रोथ आ गया है 4-4.5% पर। इनका एक्सपेक्टेशन है कि 4.9% पर क्लोज करेगा ग्रोथ, लेकिन ये 4.9% पर जाएगा या नहीं जाएगा एक क्वेश्चन मार्क है। ये मैं बता दूं कि ये हम लोग जो 9% के ग्रोथ के आसपास पहुंच गए थे, अब ये एकदम बिल्कुल नादीर पर आ गए हैं। जो पूर्व में हम लोग का ग्रोथ रेट रहा करता था वैसे ग्रोथ रेट आ गया है। इसका इम्पैक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट पर, तो अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंप्रूव नहीं करेगी। लोगों की जो बेरोजगारी है, जो यंग एजुकेटेड पॉपुलेशन बाहर आ रहे हैं उनको उनके एम्प्लॉयमेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो आप मानते हैं आर.के. सिंह साहब की इस बजट से कुछ बहुत ज्यादा हम लोगों को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि 14 करोड़ लोगों को वो गरीबी से बाहर निकाल कर लाए। पिछले 10 सालों में उन्होंने नौकरियां भी दी हैं, तो इस तरह से अपनी बात को सरकार ने जरूर सामने रखा है। कांग्रेस पार्टी से जब मेहमान जुड़ेंगे तो आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ CPI के नेशनल काउंसिल के जो सदस्य हैं प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब, वो भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप क्या कहेंगे, आज जिस तरह से चिदम्बरम साहब ने पिछले 10 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, क्या ये जनता के बीच उनके लिए वोट लेकर आ पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो इन्होंने बजट निकाला है इससे इनको वोट का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि आम जनता को बेसिक प्रॉब्लम होती है उसके खाने पीने की चीज़ों से, उसके मकान से, उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। इससे उस पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं। दूसरी बात ये है कि शिक्षा पे लोन जैसे इन्होंने माफ़ किया है, बेहतर ये होता है कि ये शिक्षा के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा खोलते, सरकारी स्कूलों को ज़्यादा करते। उसी तरह से स्वास्थ्य सीधे तौर पे जनता से जुड़ा हुआ है। इन्होंने कोई लेकिन प्रोफेसर वार्ष्णेय, आपने दिलचस्प बात कही, आपने कहा कि एजुकेशन लोन जो है उस पर इन्होंने छूट दी है, ब्याज माफ़ी की जो बात कही है, लेकिन 9 लाख छात्रों को इसका फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी ओर 1 रैंक 1 पेंशन 7 साल से वो लटका आ रहा था, अब उसमें 30 लाख जो पूर्व सैनिक हैं उनको फ़ायदा होगा। तो क्या ये जो फ़ायदा है ये कांग्रेस पार्टी को वोट के रूप में फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता भी समझती है, आप लोग ऐसे ना समझें कि जनता नहीं समझती है। सब समझती है कि ये चुनावी साल है, चुनावी ये मंथ हैं, वो जानती है। और जो 9 लाख छात्रों को फ़ायदा होगा उसमें देखना होगा हमें कि किस वर्ग के छात्र ज़्यादा उन लोन को ले पा रहे हैं। गरीब बच्चा अभी भी हायर एजुकेशन में नहीं आ पा रहा, फर्स्ट जनरेशन लर्नर अभी भी हायर एजुकेशन में नहीं आ पा रहा अगर उसका सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं होता है तो। और आप सरकारी विश्वविद्यालय में भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की स्टडीज़ हैं, ख़ासतौर से IIM वगैरह या और IIMMT वगैरह, उनमें फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। उसको इनको अपना स्तर को, शिक्षा को सार्वजनिक बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हर सेक्टर में सिर्फ घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा, जमीनी हकीकत जो है वहाँ लोग परेशान हैं। वो बेनिफिट, क्या वो फायदा जमीनी स्तर पर पहुंच पा रहा है ग्राउंड लेवल पर या नहीं, वो जरूरी है। हमारे साथ यहाँ पर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, समाजवादी पार्टी से यशवंत सिंह साहब भी मौजूद हैं। यशवंत जी, आपकी पार्टी ने तो UPA 2 को 5 साल बाहर से समर्थन दिया है, तो यानी UPA 2 के जो भी कामकाज है, जो भी सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सवाल आपकी पार्टी से भी बनेंगे। आज जो बजट पेश हुआ उसमें क्या दिखा आपको? देखिए, ये बजट तो बिल्कुल चुनावी बजट के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन न किसानों के लिए कुछ हुआ है, न मुसलमानों के लिए कुछ हुआ है, न नौजवानों के लिए कुछ हुआ है। विकास दर जो हमारी 4.5% है, उस कैसे विकास दर बढ़ेगी इस पर बजट में कोई चिंता नहीं की गई है, न योजना दी गई है। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा इसके बारे में कोई सोच नहीं है, या
जो बजट है पूर्ण रूप से बिल्कुल बेकार है। क्या इस बजट से कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी? हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर बालचंद्र मुनगेकर जी भी जुड़ गए हैं। मुनगेकर जी, अब तक की जो चर्चा हुई, वाम दलों की तरफ से जो मेहमान है, बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, सबका ये कहना है कि इस बजट में लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, जबकि वित्त मंत्री ने आज इस बजट को पेश करते हुए कहा कि हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। सवाल आपसे ये कि अगर 10 साल का रिकॉर्ड इतना ही अच्छा है तो देश की जनता महंगाई से इतनी परेशान क्यों है? तो देखिए, महंगाई एक इश्यू है और महंगाई फॉर्चुनेटली सौभाग्य से थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। ये तो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि महंगाई थोड़ा एक चिंताजनक विषय है, लेकिन जो वाम दल या समाजवादी पार्टी जिनका आपने जिक्र किया, उन लोगों के कहने में बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि 2004-05 से आज तक यदि यूपीए का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये अगले पीछे 2 बरस छोड़ के 12, 13 और 13-14 जितना रेट ऑफ ग्रोथ हो गया उतना कभी भी 35 ईयर्स में इतना रेट ऑफ ग्रोथ नहीं हुआ था। आपसे ये समझना चाहूंगी मैं, देश की जनता को आप क्या कहेंगे कि हमारा ग्रोथ रेट इस साल इतना हुआ है? आंकड़ों में जनता कितना विश्वास करती है जब उनके लिए दूध, फल, सब्जियां, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम सब बढ़ रहे हैं? लेकिन देखिए आंकड़ों देखिए कि अभी 2004-05 से आज तक 14 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यानी रेलवे या पोर्ट हो, नेशनल हाईवे हो, रूरल रोड्स हो, इसके 9 महीने में यदि हम देखने का कोशिश करेंगे तो उनमें एक सफिशिएंटली एक आशावादी दृष्टिकोण निर्माण हो गया है और उसमें एक सफलता सरकार ने पाई है। करंट अकाउंट डिफिसिट, ये जो और फिस्कल डिफिसिट के बारे में सरकार ने कम करने की कोशिश की है। तो ऐसी ये बात है कि इन्फ्लेशन एक मुद्दा है और इन्फ्लेशन में मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने और भी मेजर्स लेकर इन्फ्लेशन कम करना चाहिए। ठीक है, मैं आप ही की बात को आगे ले जाती हूँ। आर.के. सिंह साहब, मुनगेकर जी ये बात मान रहे हैं कि ठीक है, महंगाई है, वो एक मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, उस पर सरकार को और कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत कुछ जनता के लिए सरकार ने किया है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात की, किस तरह से सरकारी घाटा घटा है, कम हुआ है ऐसी परिस्थितियों में, इसके बारे में बात की। तो क्या सरकार की ये उपलब्धियां आपको लगता है जनता के बीच मायने नहीं रखती? देखिए, उपलब्धियां कहाँ से हैं? महंगाई तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आम आदमी को टच करता है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी को टच करता है। जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या प्लान ग्रोथ की बात करते हैं, इनके प्लान आउटलेज में जो आउटले था लास्ट ईयर का, उसको ये खर्च नहीं कर पाए। इसलिए नहीं खर्च कर पाए क्योंकि इनके ये टैक्स की उगाही ठीक नहीं हुई या बहुत सारा फंड्स हमको लगता है कि उन्होंने नॉन प्रोडक्टिव कामों में लगा दिया। तो ये जो प्लान आउटले उन्होंने लास्ट ईयर दिया था उसको भी खर्च नहीं कर पाए। इस साल के लिए जो प्लान आउटले उन्होंने दिया है वो एग्जैक्टली एट द सेम लेवल है जो कि लास्ट ईयर का प्लान आउटले था। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेकर आए हैं, अर्थात इन्वेस्टमेंट्स घटे हैं। ये पूरे पीरियड की बात कर रहे हैं, पूरे पीरियड की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बतावें ये कि जो हम लोगों का ग्रोथ स्टोरी था, ग्रोथ स्टोरी को रोकने का काम इन्होंने ही किया है। अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं उस पर नजर डाल लें। बीजेपी का मानना है कि विकास दर 4.9% भी रहने की गारंटी नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया इस सरकार ने। वहीं दिनेश वार्ष्णेय जी मानते हैं कि बजट से खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं होंगी, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नहीं है, जनता सब समझती है। समाजवादी पार्टी से यशवंत सिंह जी का मानना है कि बेकार का बजट है, नौजवानों, किसानों और मुसलमानों के लिए इसमें कुछ नहीं। वहीं बालचंद्र मुनगेकर जी जो कि कांग्रेस से हैं, मानते हैं कि महंगाई चिंता का विषय है, लेकिन यूपीए के राज में देश की विकास दर अच्छी रही है। मुनगेकर जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर इतना भरोसा है आपको कि देश की विकास दर यूपीए के शासनकाल में अच्छी रही है, तो आपको लगता है कि जो बजट आप लोगों ने चुनाव से 2-3 महीने पहले ये पेश किया है, इससे आप लोगों को चुनाव में सफलता मिलेगी? देखिए कि चुनाव के में सफलता मिलने के लिए बजट नहीं पेश किया है। बजट पेश करने का मतलब ये है कि दो वर्षों में जो बरस में जो रेट ऑफ ग्रोथ 5%, 4.9% पर जो रुक गया है, जो पहले 9.6% था,
9.1% था, उसको बढ़ावा देने का इस बजट ने काम किया है। नहीं, लेकिन इसके अलावा दूसरा पहलू भी तो है सर, और वो ये है कि वोटों पर नजर क्यों नहीं है? ऐसा क्यों ना माना जाए कि वोटों पर नजर नहीं है? 1 रैंक 1 पेंशन ये 7 साल से झूलता रहा अधर में, इस पर कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, और इस बजट में इसे मंजूर कर दिया जाता है ताकि जो 30 लाख पूर्व सैनिक है उनको फायदा हो और उनको मोहने की कोशिश। उसके अलावा 9 लाख छात्रों को एजुकेशन लोन में जो रियायत की बात है, इसको वोटों की नजर से क्यों ना देखा जाए? ना, मेरा सवाल ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक राज्य के सन्यासी पार्टी नहीं है, लेकिन समझो अभी एक लोग ये कहते हैं कि अभी 7 बरस नहीं किया ये, अभी किया तो बोलते हैं कि अभी क्यों किया। आई कांट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। अभी छात्रों लोगों को जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 57,000 करोड़ 57 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन है, और उनमें बच्चों को यदि राहत दी गई तो इंक्लूसिव ग्रोथ करने का एक अच्छा तरीका है। वो इलेक्शन के पहले हो, इलेक्शन के बाद हो, लेना पड़ रहा है बच्चों एक रैंक एक पेंशन। नहीं बताते आप। प्रोफेसर वाश ने कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे हालात आपने पैदा क्यों किए कि बच्चों को एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है? आप क्यों नहीं सर्वव्यापी शिक्षा देते? क्यों नहीं विश्वविद्यालय सरकारी स्कूलों को बढ़ाते? क्यों पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा देते हो आप? क्यों सरकारी जमीनें जो पब्लिक स्कूलों को सब्सिडी पे दे देते हो आप? जनता की सब्सिडी पे हल्ला काटने लगते हैं सब। आपने ऐसी हालत कर दी कि जब बच्चों को लोन लेना पड़ रहा है, क्यों लोन लेना पड़ रहा है? लोन लेना क्यों पड़ रहा है इसका आप ये बताइए। आप जो ग्रोथ की बार बार बात करें, उस ग्रोथ का फायदा किसको पहुंचा है? देश के पूंजीपतियों को या आम जनता को? आम जनता को क्या महंगाई से राहत मिली? आम जनता को बेरोजगारी से क्या राहत मिली? ये बताइए। आम जनता को सार्वजनिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन, एजुकेशन सब में क्या राहत मिली? आप ये मुझे बताइए। डे बाई डे फीसें बढ़ती जा रही हैं, डे बाई डे प्राइवेट कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, डे बाई डे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ती जा रही हैं। आप मुझे बताइए कि जो बच्चा हायर एजुकेशन में कैसे जाएगा? बच्चा प्राइमरी शिक्षा कैसे लेगा जब उसके परिवार पे आर्थिक बर्डन है, आर्थिक बोझ है? आर्थिक बोझ को घटाने के लिए आप क्या कर रहे हो? और कौन से आप गरीबी की सीमा रेखा की बात कर रहे हो? वो गरीबी की सीमा रेखा जो प्लानिंग कमीशन कहता है वो फॉल्ट ही है, उससे हम सहमत ही नहीं है। वो गलत सीमा रेखा है आपकी, इसलिए आप कह रहे हो 14 करोड़ 14 करोड़। आप देख के बताओ ना कहाँ से 14 करोड़ ऊपर हुए, बताइए। गरीबी की सीमा को परिभाषा बताइए आप। जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत अहम सवाल उठाया मुनकेकर जी, यही आम जनता के मन में भी सवाल होंगे। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। ये जो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो काम जो किया सरकार ने, जो बिल जो 2007 में लाने की कोशिश की, उसका फायदा 4.5 करोड़ फैमिली में लोगों को मिल रहा है। हाँ। और जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, और उसका फायदा आपकी सरकार को 2009 में मिल गया। 2009 में यूपीए 2 बन गई। मनरेगा को एक मुद्दा बनाकर आपको मिल गई सत्ता फिर से। मनरेगा सिर्फ आपने लागू नहीं किया, वो यूपीए 1 में लागू हुआ। यूपीए 2 में क्या किया आपने अलग? वो यूपीए 1 का आपका ही नहीं है, वो सबका है, वो वामपंथी पार्टियों का भी है। अभी आप भाई, मैं भी था वहाँ, भाई प्लानिंग कमीशन में था, वो निर्माण करने में मेरा भी कोई हिस्सा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गए 10 बरस में रेट ऑफ ग्रोथ सबसे आगे बढ़ा। मैं रेट ऑफ ग्रोथ पर ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, लेकिन यदि रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होती तो रेट ऑफ ग्रोथ इंक्लूसिव भी नहीं होती। तुम कौन सा भी परिमाण लीजिए, मैं भी प्लानिंग कमीशन से वो गरीबा रेखा के जो कट ऑफ पॉइंट है उसमें मैं भी समझ, लेकिन कौन सा भी आपके गरीबा रेखा के लिए तो उसका ट्रेंड वैसा ही होगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में यदि आप देखें तो लोगों को कुछ ना कुछ इंश्योरेंस की राहत मिल गई है। अब इस बजट में शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जेंडर बजटिंग 97,000 करोड़। मैं आपसे बहुत संक्षेप में इतना जानना चाहूंगी मुनकेकर जी, आप सहमत हैं वित्त मंत्री की इस बात से जब वित्त मंत्री ये कहते हैं पीपीपी मॉडल आपकी देन है? ठीक है, हर सार्वजनिक सेवा में उसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं प्रोफेसर वाश ने। मुनकेकर जी, बहुत संक्षेप में, आप वित्त मंत्री की इस बात से सहमत हैं कि यूपीए के शासनकाल में कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं रहा यूपीए 2 में? यूपीए 2 में पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। ये जो लोगों का विरोधी दलों का नो ये बिल्कुल मुझे साफ नामंजूर है। यदि यूपीए 2 में पैरालिसिस होता तो अभी 290 जो प्रोजेक्ट है, जिनमें 6,60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट जो अभी है यूपीए के 2 कार्यकाल में, लैंड एक्विजिशन बिल, लैंड सेटलमेंट बिल, लेकिन आपने ये माना कि कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं था, ये बात आप क्लेम कर रहे हैं। आर.के. सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी ये बात कही, उन्होंने कहा कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है और हमला बोला विपक्ष पर, और खास तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप
गुड्स एंड सर्विस टैक्स को देखिए, जीएसटी को देखिए, ऐसे टैक्स रिफॉर्म जो लटके हुए हैं क्योंकि उस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना समर्थन देने को तैयार ही नहीं है। गुजरात और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य जो इस पर मानने को तैयार नहीं। करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट यू रेज। देखिए, बीजेपी कांग्रेस में तो आर्थिक तौर पे कोई फर्क ही नहीं है। देखिए, अगर पॉलिसी पैरालिसिस की आप बात करें तो आप चिदम्बरम साहब का स्पीच ले लीजिए। नहीं, आप चिदम्बरम साहब की स्पीच ले लीजिए। चिदम्बरम साहब ने अपने स्पीच में ये नहीं बताया कि किन कारणों से इनके शासनकाल में जो इन्होंने अपने मुद्दे लाए थे लागू करने के लिए, जो कि लागू नहीं हो पाए, चाहे ये रिटेल की का बात हो या जो भी बात हो। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना आरके सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, जीएसटी, चलिए जीएसटी ले लेते हैं। आरके सिंह साहब, जीएसटी ले लेते हैं। हाँ, जीएसटी पर चिदम्बरम साहब का ये कहना कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया, हमला आपके ऊपर। गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे 2 राज्य जो इस पर सहमति देने को तैयार नहीं है, इसलिए जीएसटी लटका हुआ है, टैक्स रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये तो बहाना है। यदि आप मैं यदि आपने मुझे पूछा तो मैं भाई एक विकास दर पूरी इंडस्ट्री चाहती है जो मैन्युफैक्चरिंग, जो विकास दर घटा, ये मात्र बहाना है। जो विकास दर घटा है, हमको बोलने दीजिएगा या आप ही बोलेंगे? आप, हाँ, मैं बोल लूं जी। देखिए, जो विकास दर घटा है, जो ये खुद कहते हैं कि विकास दर घटा, ये खुद कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में एक स्टैग्नेशन आ गया है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है। इससे ये कुछ लेना देना नहीं है। इसका इससे लेना देना है कि इनके यहाँ क्लियरेंसेज भरमार पेंडिंग थे। अभी खुद ये कहते हैं कि हाँ साहब, तो हमने क्लियरेंसेज एक्सपेडाइट करने का प्रयास किया, लेकिन क्लियरेंसेज जो पेंडिंग थे वर्षों से, एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले लीजिए, ठीक है, इन्होंने मैंने आपकी मानी वो सारी बातें आरके सिंह साहब, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, वो सवाल बनते हैं सबको जानकारी थी, पूछूंगी मुनगेकर जी से, लेकिन सबको जानकारी थी विपक्ष का जो सहयोग टैक्स रिफॉर्म पर होना चाहिए, क्या वो आपकी पार्टी की तरफ से मिला? सवाल ये है। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना, जहाँ कहीं भी हम लोगों ने देखा कि हाँ सहयोग देना चाहिए, वो हम लोगों ने दिया। अगर जीएसटी हमको इसका डिटेल मालूम नहीं है कि किस राज्य को आपत्ति है और किस कारण से आपत्ति है जिस जीएसटी पर, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी कमेंट करूंगा वो बिना जानकारी के होगा। उस राज्य से क्या कठिनाई है उस जीएसटी से और क्या उनको दिक्कत है, तो हमको इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। लेकिन ये खुद ही मानते हैं कि बहुत सारे क्लियरेंसेज, मेन चीज ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्लियरेंसेज स्टकअप थे। अब ये बतावे कहाँ स्टकअप थे, क्यों स्टकअप थे? प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अब चुनावों में देश जा रहा है और बार बार बीजेपी ये ठीक है, बीजेपी प्रोफेसर वार्ष्णेय बार बार ये कहती रही है लोगों से कि आप हमें सत्ता में लेकर आइए और यूपीए सरकार की जो गलत नीतियां थी उससे हम ठीक करेंगे। इस भरोसे को जो बीजेपी की तरफ से जताया जा रहा है, जनता कैसे देखे? गलत बात है। बीजेपी और कांग्रेस में आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। उदाहरण देखिए, गरीबी की सीमा रेखा जो प्लानिंग कमीशन तय करता है, गुजरात में उससे भी कम है। आम जनता की सब्सिडी के खिलाफ कांग्रेस भी हल्ला बोलती है, बीजेपी भी हल्ला बोलती है। महंगाई पे वामपंथी पार्टियों ने पार्लियामेंट में, गुरदास दास गुप्ता ने एक रेजोल्यूशन रखा तो ये इन्होंने विरोध करके कांग्रेस को वोट दे दी। आप मुझे कोई ऐसी आर्थिक सार्वजनिक सेवाओं का पीपीपी मॉडल प्राइवेटाइजेशन ये फेवर करते हैं, पानी का प्राइवेटाइजेशन ये फेवर करते हैं, बिजली पे आपने दिल्ली में सुनी लिया। आप कोई ऐसी सेवा बताइए जिसमें ना हो। जो शिक्षा एक सरकारी विश्वविद्यालय में 6,000 रुपये साल में दी जाती है, वो प्राइवेट विश्वविद्यालय में 2,75,000 में दी जाती है। उसके बाद और खर्चे होते हैं बच्चे के, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं, फैकल्टी वहाँ पे होती नहीं। इसी तरह से स्कूलों की प्रॉब्लम है। तो आप मानते हैं ये उदाहरण अगर देखे जाए तो बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जब तक आप निजी प्रॉफिट के, अकूत निजी प्रॉफिट पे चोट नहीं मारेंगे, तब तक आप आम जनता का भला नहीं कर सकते। और इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों भाई बहन। आरके सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, आज आप कंट्री में 5 बेस्ट रूल्ड स्टेट्स ले लेंगे और उसमें से 3 या 4 बीजेपी के रूल्ड स्टेट्स होंगे।
और जनता बार बार बीजेपी की सरकार को वापस चुन करके लाई है इन स्टेट्स में। इसका मतलब यह है कि जनता सेटिस्फाइड रहती है बीजेपी के प्रशासन से। हम लोग बिल्कुल डिफरेंट है और हम लोग जो स्वच्छ प्रशासन देते हैं उसका ये कांग्रेस या और कोई पार्टी जोड़ नहीं कर सकती है। जो हम लोगों की सरकार थी केंद्र में, उस समय हम लोगों ने महंगाई को काबू में लाया और उसके जो ग्रोथ रेट हम लोग सुन लीजिए, मैं सुन लो, आप सुन लीजिए, जो आप सुन लीजिए। मैं आता हूं कि ये आपने जो कहा ये कांग्रेस पार्टी के बारे में, मैं आता हूं अभी वहां पर जो ग्रोथ रेट हम लोगों ने दिया वो अब तो इन्होंने लिया करके बिल्कुल वैसे ही डाल दिया जो कि पहले के ग्रोथ रेट थे 4% 3% पर वापस हम लोग आ गए। इन्फ्लेशन वैसे ही आ गई, स्टैगफ्लेशन जिसको कहते हैं वो हो गया है। बड़ी चिंता की बात है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट घट रहा है। ये चिदम्बरम साहब के स्पीच में खुद है, आप लोग पढ़ लें। ये भी गंभीर चिंता की बात है। इसका मतलब यह होगा कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। ठीक है, चलिए आप इस तस्वीर को सामने रख रहे हैं। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसीलिए मैं जाते जाते मुनगेकर जी आपसे इतना जानना चाहूंगी, ये बहुत ज्यादा ऐसा माना जाए कि ये बहुत देर से आपने कदम उठाए हैं। फूड सिक्योरिटी, लैंड एक्विजिशन आप सब तब लेकर आए हैं जब आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जब आपको ये लग रहा है कि सरकार की छवि बहुत खराब हो चुकी है। आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा आपको इस वक्त? फूड सिक्योरिटी भी संपूर्ण भी नहीं है, वो अभी संपूर्ण भी नहीं है, उसमें फॉल्ट है बहुत बड़े। जवाब ले लेते हैं बहुत संक्षेप में। देखिए एक बहुत संक्षेप में जवाब मैं देता हूँ। जब तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो कॉम्पीट कांग्रेस के साथ कर नहीं सकती, क्योंकि 65 ईयर्स में से बीजेपी रूल ओनली फॉर 6 ईयर्स और उन्होंने शाइनिंग इंडिया का घोषणा देकर उनको फॉर्चुनेटली वो सत्ता से हट गए, वो आगे सत्ता पर आगे नहीं आए। दूसरी बात यह है कि चुनाव का जो अभी जो चुनाव के कार्यकाल में जो बजट जो पेश किया गया वो चुनावी बजट नहीं है। मैंने एक मैं आपको रेट ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज हम, और ये चुनावी बजट क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है पिछले 5 सालों में इतना कुछ सुनना पड़ा है आपको महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर, तो उम्मीद तो आप यही कर रहे होंगे कि ये जो बातें कही गई है इस बजट में, इससे कम से कम जनता के बीच आपकी छवि कुछ हद तक सुधरेगी या नहीं, इस पर सवाल बना हुआ है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।